अशेषकाय शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। नमस्सभायै। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः शोधार्थिभ्यः तथैव मन्मित्रवरेण्याय यदुवीरशास्त्रीवर्याय नमस्करोमि। सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि च। यद्यपि यदुवीरवर्यैः आयुर्वेदविषये अस्ति मम महती आसक्तिः, नाहम् आयुर्वेदवैद्यः, न आयुर्वेदशास्त्रं विधिवत् अधीतवान् अस्मि। मैंने आयुर्वेद शास्त्र का विधिवत अध्ययन नहीं किया है, न मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। पर आंग्ल भाषा में एक उक्ति है, एन ओल्ड पेशेंट इज बेटर देन ए न्यू डॉक्टर। एक नए वैद्य से एक पुराना रोगी बेहतर है। तो यही एक अवस्था मेरी रही है कि जब मेरे बाल्य से मेरे अध्ययन काल के अंत तक, मतलब जब मैं स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्ति तक, मेरी अवस्था ये रही है कि कई रोगों से मैं ग्रस्त हुआ। कई एलोपैथिक वैद्यों का सहारा भी लिया, पर कहीं भी मुझे जब इन रोगों का निदान नहीं मिला, तब मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया। और जैसे ही आयुर्वेद का सहारा लिया, कई रोगों में मैंने निदान भी पाया। इसी वजह से मैंने आयुर्वेद में अध्ययन का आरंभ किया अपने मन से। इस अध्ययन में मुझे कई वैद्यों ने मेरी सहायता भी की है। जैसे मैं कुछ वैद्यों के नाम यहाँ लेना चाहूंगा। निरंजन राव जो प्रोफेसर हैं, उडुपी के एक आयुर्वेद विद्यालय में वो प्रोफेसर हैं। ऐसे ही प्रसाद बोलते हैं, केरल में एक प्रोफेसर हैं। ऐसे कई विद्वानों की सहायता से मैंने आयुर्वेद में थोड़ा बहुत श्रम किया है। पर इसका जब आयुर्वेद में श्रम किया ही है थोड़ा बहुत, तो आयुर्वेद को, अब मैं आयुर्वेद का वैद्य नहीं हूँ, इसलिए मैंने हमेशा आयुर्वेद को एक शोध की दृष्टि से देखा, जिससे कि लोगों को कुछ उससे प्रयोजन हो। तो इस दृष्टि से मैंने कई कक्षाएं भी चलाई हैं यहाँ अपने विश्वविद्यालय में। एक ग्रंथ में एक चैप्टर भी लिखा है आयुर्वेद पर, जो कि आधुनिक तंत्र संस्थाओं में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। तो अब हमें तो इस पृष्ठभूमि को मन में रखते हुए आप मेरी व्याख्या को सुनिए। आप ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का विद्वान हूँ, पर शोध कार्य मैंने बहुत किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में शोध कार्य किया है। तो शोध की दृष्टि से ही यहाँ व्याख्यान होगा, उसी दृष्टि से आप मेरे व्याख्यान को लीजिएगा। अब हम एक पीपीटी शेयर करोमि अत्र कुर्वन्तु। आदौ अहं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रति धन्यवादान् निवेदयामि। अद्य विषयः अस्ति आयुर्वेदक्षेत्रे अनुसंधानस्य संभावनाः। भवन्तः सर्वेपि अत्र उपस्थिताः, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं। तो मैं यहाँ कहीं किसी को शिक्षण देने नहीं आया हूँ। रामायण का एक वचन मैं यहाँ याद करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षये। आप लोग यहाँ शोधार्थी के रूप से यहाँ उपस्थित हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में जो आपने अध्ययन काल में जो पढ़ा है, उसी को वापस स्मरण दिलाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ना कि आप लोगों को शिक्षण देने के लिए। ठीक है। तो जब हम शोध करते हैं, तो पीएचडी और शोध, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शोध आप अगर समझना चाहे तो शोध एक बड़ा वन है, जिसमें पीएचडी एक छोटा पेड़ है। ठीक है, एक छोटा सा वृक्ष है। पीएचडी 4-5 साल में खत्म हो जाता है। तो प्रतिबद्धता जो पीएचडी के लिए होती है, वो 4 या 5 वर्षों की ही होती है। पर ये जो संशोधन है या अनुसंधान है, इसके लिए प्रतिबद्धता जो है वो आजीवन चलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो
अध्ययन क्षेत्र का व्यक्ति हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, अभियंता हो, आयुर्वेद तज्ञ हो, कोई भी हो, रिसर्च तो उसके जीवन में आजीवन चलते ही रहता है, पर वो उसको रिसर्च की दृष्टि से कभी देखता है, कभी नहीं देखता है। ऐसा नहीं है कि जो अ, अ, शोध संशोधन की दृष्टि से जो पत्र लिखे वही शोध करता है। शोधकर्ता सभी शोधकर्ता ही हैं। कुछ लोग उसे लिख के प्रकाशित करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। यही एक भेद हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अब यह प्रश्न उठता है, आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है जहाँ खुद चरक कहते हैं आप्तोपदेश प्रमाणम। जब आप्त ने जो कह दिया है वो प्रमाण है। अब हमारे लिए आप्त कौन है? हमारे लिए आप्त है हमारे ऋषिगण, और वेद हमारे लिए आप्त है। तो जब आप्तों ने कह दिया है तो हमें फिर शोध करने की क्या आवश्यकता है? उदाहरण के लिए, चरक में 50 से अधिक कषायों का वर्णन दिया गया है। जब इन कषायों का वर्णन दे दिया गया है तो फिर हमें नए कषायों नया नए रीत से फिर कषाय बनाने की क्या जरूरत है? मतलब कषाय की विधि का ज्ञान हमें किस लिए चाहिए जब सारे विधि बता दिए गए हैं? ऐसा हम मानते हैं कि सारे विधि बता दिए गए हैं क्योंकि आपने कह दिया है, तो इससे ऊर्ध्व कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कई लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में जो कह दिया है वो परिपूर्ण है। ये नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि वो परिपूर्ण नहीं है। हाँ, जितना उस वक्त की स्थिति के लिए आवश्यक था, उस स्थिति के अनुसार हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। जैसे चरक ने पहले रचना की, उसके बाद उस अग्निवेश ने रचना की, उसके बाद चरक ने उसका संस्कार किया, उसके बाद फिर अष्टांग हृदयकार आए थे, बीच में हमारे सुश्रुत जी भी आए हैं। ऐसे कई महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपने अपने काल के हिसाब से आयुर्वेद शास्त्र में परिवर्तन लाया, उसमें कुछ जोड़ना घटाना वगैरह उन्होंने किया। पर क्या हुआ, शायद 17 शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी के बाद ऐसा हुआ कि इस क्षेत्र में शोध करने ऑलमोस्ट शायद पूरी तरह से विनष्ट सा हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सबने शोध करना ही छोड़ दिया, पर शोध में कमी दिखाई। अब इसका अब आप्तों ने कह दिया है तो हमें करने की क्या जरूरत है? ये जो सोच है, ये सोच हमें कहाँ से आ रही है कि चरक संहिता में कह दिया गया है कि आप्तोपदेश प्रमाणम। पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि चरक संहिता में खुद चरकाचार्य जी खुद कहते हैं, शास्त्रम ज्योतिष प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्र क्या है? ये एक ज्योति है, ये एक प्रकाश है जो 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 कुछ नहीं जानता है उसको एक रास्ता दिखाने के लिए एक टॉर्च की तरह है, एक दीप की तरह है। पर उसको देखना तो आपके अपने चक्षु से होना, जो बुद्धि आपकी है वो उसे दिखाती है। दर्शनम तो सिर्फ बुद्धि से होता। इसीलिए जो भिषक, जो अब ये जो दर्शन जो शब्द है, ये एक्चुअली इसको संशोधन की दृष्टि से आप देख सकते हैं। मतलब दर्शनम बुद्धिरात्मा, मतलब जो संशोधन की दृष्टि से बार बार विश्लेषण करता है। ये दोनों गुण होने जरूरी हैं वैद्य में। जो भिषक होता है, जो वैद्य होता है, उसमें एक तो शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, और शास्त्र का बार बार अनुसंधान करना उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लोग अभी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, जब कोरोना आए, जब कोरोना की स्थिति जब उत्पन्न हुई, तो एक बार ऐसा हुआ कि जो लोग अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अनुसंधान में लीन हो गए। झट से अनुसंधान करना उन्होंने शुरू कर दिया कि अब इसके लिए कोई औषधि ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में शायद हो या ना हो। ठीक है, तो जैसे ही कोरोना आई, एक बार लोग घबरा गए। ये भी देखा है कि कुछ आयुर्वेद वैद्य भी घबरा गए कि अब इसके लिए औषधि नहीं है, क्या करें? पर कुछ लोग डरे नहीं, क्योंकि वो लोग अनुसंधान में लीन, वो लोग जानते थे कि हम इसके लिए भी कोई ना कोई औषधि ढूंढ ही लेंगे। तो जो आयुर्वेद वैद्य होता है, कोई भी वैद्य,
उसका ये गुण होना चाहिए कि वो शास्त्र भी अच्छी तरह से जाने, उसके साथ साथ शास्त्र का अनुसंधान विधि को भी जाने, उसमें नए अनुसंधान की आवश्यकता को भी वो समझे। ऐसा करने पर ही वह चिकित्सक जो है वो अपनी चिकित्सा में कोई दोष नहीं करता है। इससे अब आप लोग खुद समझते हैं, क्योंकि आप लोग खुद वैद्य की एक क्षेत्र में हैं और कुछ लोग वैद्य के अनुभव भी प्राप्त करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर, प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। अब अगर बुखार आया किसी को, या सर्दी हो गई किसी को, कफ हो गया, या वात की समस्या ले लेते हैं, जैसे ही कफ हो जाता है, कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जिनको जो रटा रटाया औषधि जो जानते हैं कि अगर सर्दी हो गई है किसी को तो लक्ष्मी विलास रस दे दीजिए, काम बंद। अब हर जगह लक्ष्मी विलास रस तो नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस अवस्था में किसी दूसरे औषधि का प्रयोग करना पड़े। वात समस्या हो जाती है तो कोई औषधि देते, रटा रटाया औषधि दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए औषधि का देना मुख्य हो जाता है। तो जो वैद्य ये जानता है कि शास्त्र सिर्फ आपके लिए एक पथ प्रदर्शक है, न तो शास्त्र को जैसा का तैसा उपयोग करना है, वही वैद्य चिकित्सा करने योग्य है। ठीक है। उसी उसी संदर्भ में एक अलग भी श्लोक पढ़ा जाता है, चिकित्सते त्रयः पादाः यस्माद् वैद्य व्यपाश्रयः तस्मात् प्रयत्नमातिष्ठेत् भिषक् स्वगुण संपदि। वैद्य को मतलब ये 3 पाद हैं, तो वैद्य को सारे गुण संपादित करने में, इस पे ज्यादा प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य था पहला श्लोक बताना, शास्त्रम ज्योतिष प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। तो शोध क्यों करना है, स्पेशली मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये श्लोक लिया है। आयुर्वेद तज्ञों को यद्यपि आप्तोपदेश प्रमाणम कहा गया है, फिर भी शोध का प्रधान उद्देश्य है कि चिकित्सा जब हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना है कि शास्त्र में जो दिया गया है उसी को मन में रखकर चिकित्सा करने से हमारे जो रोगी हैं वो समस्याओं का अनुभव करें। तो इन समस्याओं तो चिकित्सा जो है वो परिपूर्ण हो, इस दृष्टि से अनुसंधान हमेशा करते रहना चाहिए। नए नए शोध करते रहने चाहिए, नए नए विषयों, नए नए चीजों को ढूंढते रहना चाहिए। अब कषाय सिर्फ 50 हैं तो हम सिर्फ 50 में ठहरे नहीं, नए कषायों का अन्वेषण भी करना है। तो जो अन्वेषण है वही अनुसंधान, ये भी एक क्षेत्र अनुसंधान का हो सकता है। मैं आगे कई क्षेत्र आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ अनुसंधान की कुछ विशेषताएं मैं यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अब मेरे कुछ अनुभव हैं, आयुर्वेद के अनुसंधान में नहीं, अनुसंधान की दृष्टि से मेरे कुछ अनुभव है। जब आप पीएचडी करते हैं तो मेरे कुछ अनुभव मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनुभव शायद आपको काम आ जाए। सभी अनुभव आपको काम आए ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, स्मारये न तु शिक्षये, मैं सिर्फ आपको स्मरण करा रहा हूँ, ये सब लोग आप जानते हैं। फोकस ऑन यूर एरिया कुछ ये पहले बनाया गया था, इसलिए इंग्लिश में होगा ये, तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, आप लोग ये समझ भी जाएंगे कि आप लोग सभी इंग्लिश जानते ही हैं। फोकस ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नॉट गाइड्स। आप अपने क्षेत्र में, आपको किस क्षेत्र में मतलब संशोधन करने की इच्छा है वो देखिए। आप ये मत देखिए आपके मार्गदर्शक किस क्षेत्र में शोध करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है, मार्गदर्शक जो क्षेत्र आपको दे दें, आप इस क्षेत्र में शोध करिए, अगर वो क्षेत्र आपके पसंदीदा क्षेत्रों में अन्यतम हो तो समस्या नहीं होगी। पर अगर वो क्षेत्र आपके पसंदीदा क्षेत्र में ना आता हो, आपको उस क्षेत्र में कोई रुचि ही ना हो, ऐसे संदर्भ में आपका जो शोध कार्य है वो ना आपके किसी काम आएगा, ना समाज के किसी काम आएगा, क्योंकि आपकी उसमें निष्ठा ही नहीं रहेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आपकी रुचि जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप, आयुर्वेद में भी आपके जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप जब बार बार
मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि अनुसंधान जो है वो एक कला है या एक अनुभव है, जो आप बार बार सोचने पर आप आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा जो विषय हो, आपको सोचने पे बाध्य कर दे ऐसा जो विषय हो, वो विषय आपको शोध के लिए लेना है। ये विषय नहीं कि हाँ, चलो कुछ ना कुछ तो करना है हमें, इसलिए हम शोध कर रहे हैं। ऐसा करने से शोध की गरिमा अ, हट जाती है। ठीक है? तो अगला पॉइंट, अगला मेरा अनुभव है, डोंट बी ऑलवेज एंथू कटलेट। ये शब्द कुछ मैंने अपने मित्र से पाया है ये शब्द। ठीक है, मैं समझाता हूँ। दूसरों से पहले हमें खत्म करना है। सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जोश कभी कभी अच्छी है, हमेशा नहीं। शोध जो है एक स्लो एंड स्टेडी, एक आराम से सोच समझ के की जाने वाली प्रक्रिया है। अगर इसमें जल्दबाजी दिखाई जाए तो जल्दबाजी हानि पहुंचाती है। ठीक है? डोंट बी ओवर एनकरेज। ठीक है? ज्यादा उत्साहित ना हो जाए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी विषय दे दो मैं कर लूंगा। एक उदाहरण अपना ही देता हूँ, यदुवीर जी भी जानते ही होंगे उस उदाहरण को। मैं जब शोध के लिए मेरे मार्गदर्शक के पास गया, मेरे गुरु जी के पास, रामानुज देवनाथन जी के पास, मार्गदर्शक बनने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कौन से विषय पे करना चाहते? तो मैंने बड़ी सरलता से उनसे कहा, गुरुजी, अष्टाध्यायी, पूरी अष्टाध्यायी पे मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला अच्छा विचार है। पर जैसे ही उन्होंने उन्होंने ये सुना कि अष्टाध्यायी पे करो, फिर उन्होंने खुद कहा एक काम करो, पूरी अष्टाध्यायी पे नहीं, सिर्फ तद्धित प्रकरण पे करो। जो चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद से पंचमाध्याय के अंतिम तक जो अष्टाध्यायी का जो भाग है, उस भाग पे तुम काम करो। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो पूरी अष्टाध्यायी पे करना चाहता हूँ और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ तद्धित पे करो। ये तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। तो मैंने उनको अलग तरह से, मतलब पूरी विनयता से इस विषय को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा ज्यादा उत्साहित मत हो, पहले तद्धित पे करो। अगर वो तद्धित का काम अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो तुम्हारा विषय हम बदल देंगे। पीएचडी 4 या 5 साल की प्रतिबद्धता है। जो संशोधन है वो 4 या 5 विद्यावारिधि जो है 4 या 5 साल की प्रतिबद्धता है। अगर तुम 1-2 साल में तद्धित का भाग खत्म कर देते हो तो बचे 3 साल में पूरा अष्टाध्यायी ले लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने तद्धित पे काम शुरू कर दिया। ऐसा हुआ कि 5 साल मुझे पूरे तद्धित में लगे। जो तंत्रांश निर्माण का जो मैं प्रयास कर रहा था, उसके लिए मुझे 5 साल पूरे लग गए, फिर भी वो काम खत्म नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैं जब शोध के लिए विषय ले रहा था तब मैं बहुत उत्साहित था, इसी वजह से ये समस्या उत्पादित हुई। तो ज्यादा उत्साहित ना हो, अपने अपनी कैपेसिटी को मन में रखते हुए पहले अपना आत्मावलोकन कर लें कि मैं किस विषय में कितने साल तक कितना श्रम डाल सकता हूँ। वैसा ही विषय आप शोध के लिए लें। तब जो शोध आप करेंगे वो शोध ना आपके लिए संतुष्टिदायक होगी, बल्कि समाज के लिए उपयोगी भी होगी। जब आप शोध कर रहे हैं तो आपको एक ये है कि लज्जा और अहंकार, इन दोनों से बहुत दूर रहना होगा। किसी से सवाल पूछने के लिए शर्माना नहीं। अब एक इंग्लिश में एक उक्ति है, देयर इज नो सिली क्वेश्चन। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो अनुपयुक्त नजर आए। सभी सवाल कहीं ना कहीं उसकी मान्यता होती ही है। तो जब आप प्रश्न पूछें तो प्रश्न पूछते वक्त शर्माना नहीं, लज्जा का अनुभव नहीं करना है कि अगर मेरे प्रश्न पूछने से आगे आगे जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सवाल होना ही नहीं। और अपने आप को कभी विद्वान नहीं मानना चाहिए। जब संशोधन करते रहते हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होना चाहिए। जिससे ज्ञान प्राप्त हो उससे पालो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो या अलग क्षेत्र से ही क्यों ना हो। तो ये संशोधन के कुछ अनुभव मैंने अपने संशोधन के वक्त ऐसे करने की वजह से मेरा संशोधन एक अच्छे स्तर पे मान्य भी हुआ था। और जो संशोधन है वो एक पैशन होना चाहिए, एक मतलब एक पागलपन होना चाहिए।
संशोधन ऐसा नहीं है कि बस हम डिग्री के लिए कर रहे हैं। हाँ, डिग्री एक ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति न्याय से डिग्री भी एक यही है, एक फल ही है। पर परम फल जो होना चाहिए वो संशोधन करना होना चाहिए, पागलपन सा होना चाहिए, तभी शोध एक उत्तम गति को प्राप्त। चलिए, अब इस शोध को करते वक्त मुझे एक अच्छा संशोधक कैसा होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ये वाक्य स्मरण होता है, जहाँ शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ओहापोह तत्वाभिनिविष्ट बुद्धि विद्यां विनयति नेतराम। शुश्रूषा, गुरु की सेवा, गुरु के वाक्य को सुनना, ठीक है, और गुरु ने जो पढ़ाया उसको पहले सुनना, फिर उसका ग्रहण करना, उसको अच्छी तरह से अपने मन में बिठाना, फिर उसका धारण करना, मतलब उसको अर्थानुपूर्वक उसका अनुसंधान करना, ठीक है, फिर उसमें निष्णातत्व प्राप्त करना, उसमें सामर्थ्य प्राप्त करना, जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपके अलावा कोई और विद्वान न हो, इस तरह से उसका अध्ययन करना, फिर ऊहा, उसमें तर्क करना, जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसके विरुद्ध कुछ प्रश्न उपस्थापित करना, उस प्रश्न का फिर लॉजिकली उत्तर ढूंढना, और फिर अंत में सिद्धांत तक पहुंचना। ये होता है एक अच्छे शोधकर्ता के लक्षण। जो शोधकर्ता गुरु के विषय में शुश्रूषा भाव रखता हो, गुरु ने जो पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से सुनता हो, उसका ग्रहण करता हो, फिर उसके ऊपर अनुसंधान करता हो, फिर उसमें सामर्थ्य प्राप्त करता हो, प्राप्त करने के बाद उसके बाद सवाल उठाते हैं, उसमें विभिन्न अंशों पर सवाल उठाना, उसका फिर उत्तर का अन्वेषण करना, फिर अंत में जो सिद्धांत आता है बाहर, जो समझ में आता है, वही होता है रिसर्च, वही होता है संशोधन का फल। ठीक है, तो मैं ये सब विषय थोड़ा इन्हीं विषय को 1 घंटा पढ़ा सकते हैं, 1 घंटा इन्हीं विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय के अभाव से इन विषयों को उतना गंभीर से मैं नहीं लूंगा यहाँ, किसी अलग दिन देखा जाए। अब रिसर्च करते वक्त क्या क्या मन में रखना है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये 4 अंश जो हैं किसी भी संशोधन का आधार है। पहले आपको ये देखना है कि आप किस विषय पे, पहले आपको ये देखना है कि आप विषय और अधिकारी ये दोनों साथ में चलते हैं। कभी कभी हम संशोधन जब करते हैं तो विषय और अधिकारी कभी कभी साथ में चलते हैं। आपको ये देखना है कि आपका किस विषय में आपकी आसक्ति है, और उस आसक्ति का अगर आप इस विषय में संशोधन करते हैं तो उसका अधिकारी कौन होगा। ठीक है, यहाँ पहले आप विषय का चयन करते हैं, उस आधार पर अधिकारी को ढूंढते हैं, क्योंकि विषय आपके रुचि के अनुरूप है। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी को मन में रखकर विषय लिया जाता है। कुछ लोगों को अब संशोधन में ये नहीं है कि आप किसी भी विषय में संशोधन करने के लिए आप तैयार हैं, जैसे मैनेजमेंट के लोग करते हैं। मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, पहले समस्या को ढूंढते हैं, समाज में कहाँ समस्या है, समस्या ढूंढ के उस समस्या को कौन उस समस्या को अनुभव कर रहा है, वो उसका अधिकारी होता है। मतलब जब मैं ये संशोधन करूंगा, ये संशोधन उन लोगों को मन में रख के किया जा रहा है जो समस्या का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस आधार पर अधिकारी को मन में रखकर विषय का चयन किया जाता है। और फिर सिर्फ अधिकारी और विषय को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी एक मन में रखना है कि इसके अंत में इसका प्रयोजन क्या हो। अब कुछ संशोधन करते हैं जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। ऐसे कई रिसर्च देखे गए हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं, जस्ट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें कुछ करना है, ना उसका समाज के लिए कोई प्रयोजन है, न शास्त्र की उन्नति के लिए कोई प्रयोजन है, न आत्मोन्नति के लिए कोई प्रयोजन है। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। तो प्रयोजन एक मुख्य चीज है जो संशोधन में मन में रखता हूँ। संशोधन में प्रयोजन एक मुख्य अंश है। इन सबका संबंध भी मन में रखना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे संबंधित हो
तभी संशोधन। अधिकारी कोई और, विषय कोई और, प्रयोजन कुछ और, ये तीनों अगर एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं तो उसे संशोधन नहीं कहा जाता। अधिकारी हैं गरीब लोग, विषय लिया जाता है अमीरों के उद्धार के लिए, प्रयोजन हो रहा है मिडिल क्लास का नहीं। तो ये इस तरह का कोई संशोधन संशोधन नहीं कहलाता। इन तीनों का संबंध एक दूसरे से होना जरूरी है जब भी आप कोई संशोधन का कार्य करें। ये जो नियम है, ये नियम सभी विषयों के लिए समान है। ठीक है। अब रिसर्च किस तरह के हैं? कई तरह के रिसर्च हैं। आप लोगों ने ये अपने कोर्स वर्क में पढ़ा है, इसलिए मैं इस पे भी ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। थियोरेटिकल रिसर्च मतलब ग्रंथाधारित रिसर्च, जो कि पूरी तरह से इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, कोई लैब टेस्ट क्लिनिकल वगैरह कुछ नहीं होता है। किताबों को अलग अलग एक या तो मैन्युस्क्रिप्ट लेके उसको आप एडिट करते हैं, या अलग अलग पुस्तकों को लेके उसमें समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वो सब आता है थ्योरेटिकल रिसर्च। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके आधार से कुछ रिसर्च होता है। क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिक में बैठ के, मतलब ये साइकोलॉजी में भी होता है, आयुर्वेद में भी होता है। अलग अलग रोगियों को देखते हुए, उन रोगियों पर विविध औषधियों का प्रयोग करते हुए, स्वस्थ लोगों पर औषधियों का प्रयोग करते हुए। होम्योपैथी में ये देखा गया है कि जब होम्योपैथी का पहली औषधि का जब निर्माण हुआ था, तो जो उनके निर्माता हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग किया था औषधि का। इसी वजह से वो समझ पाए कि औषधि में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो वो सब क्लिनिकल रिसर्च में आता है। एनालिटिकल रिसर्च, एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चनर शेयर करते हैं, लोगों के साथ प्रश्नोत्तरी शेयर करते हैं, उसको उसको आधार में रखकर फिर उसके हिसाब से फिर रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके बारे में आगे विस्तार से कुछ बताऊं, क्योंकि आयुर्वेद में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। अप्लाइड रिसर्च, जहां आपने कुछ ढूंढा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, या प्राचीन ग्रंथों में कुछ मिल गया है उसको आप उपयोग में लाके देख रहे हैं कि क्या ये सच में काम कर रही है। जैसे कई कषाय हैं, उसमें आपके ग्रंथ में लिख दिया है कि इस कषाय के उपयोग से मनुष्य ज्वर बाधा से विमुक्त होता है। तो अब आप इस कषाय को सभी ज्वर से पीड़ित लोगों को देकर देखेंगे, अगर कम होता है तो उसके हिसाब से आप उसका क्या उसको नोट करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको पुस्तक में लिखेंगे। फंडामेंटल रिसर्च, ये सामान्य रिसर्च होता है। केस स्टडी, पुराणों को अगर देखेंगे, पुराण एक्चुअली केस स्टडी है। आप एक एक जो भी आप जिसका आप अनुसंधान करते हैं, सबकी हिस्ट्री भी लिखेंगे, और दवाई देने के बाद उसकी स्थिति क्या है ये सब लिखेंगे, और पहले क्या क्या हुआ था उसके और इसमें क्या अंतर है। पहले जो वैद्य ने औषधि दी थी, मतलब आप दूसरे वैद्यों ने भी केस स्टडी किया होगा, तो उन वैद्यों ने जो लिखा है, आपने जो लिखा है, उनका कंपैरेटिव स्टडी करना, ये सब विविध प्रकार के संशोधन है। मैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को ज्यादा बल देना चाहता हूं, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता बहुत दिखती है। तो क्या है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या है? वैसे तो कक्षाओं में अगर होता हूं तो मैं साक्षात छात्रों से ये सवाल करता हूं, पर यहाँ समय के अभाव से मैं ये उस काल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मतलब व्यर्थ नहीं होगा, पर समय अगर ज्यादा होता तो मैं आप लोगों के साथ साक्षात संभाषण करके ये विषय चर्चा यहाँ कर सकते। सो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? जिस संशोधन में या जिस अनुसंधान में दो या दो से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे संशोधन को इंटरडिसिप्लिनरी अर्थात विविध क्षेत्रीय अनुसंधान भी कह सकते हैं, अथवा अंतः क्षेत्रीय अनुसंधान कह सकते हैं, जो दो क्षेत्रों में मिलकर किया जाता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, मीमांसा, न्याय और व्याकरण,
जब किसी शब्द बोध, अब ये आपके लिए थोड़ा कठिन होगा अगर आप लोगों ने मीमांसा न्याय, आयुर्वेद छात्रों के लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि मीमांसा न्याय व्याकरण में शब्द बोध का जब विचार आता है, तो अगर वैयाकरण अगर शब्द बोध के बारे में अगर अनुसंधान करता है, तो मीमांसा और न्याय के ज्ञान के बिना वो शब्द बोध के बारे में अनुसंधान नहीं कर सकता। शब्द बोध नाम मतलब वाक्य के अर्थ के बारे में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का शमन शब्द बोध के द्वारा होता है। सो मीमांसा न्याय और व्याकरण, इन तीनों विषयों का जो ज्ञाता होगा वही शब्द बोध के बारे में संशोधन कर सकता है। जो सिर्फ व्याकरण को जानता है और वो चाहता है कि मैं शब्द बोध में करूं, वो ऐसा संशोधन करने से उसको कोई प्रयोजन नहीं। अब देखिए आयुर्वेद में अगर अंतर क्षेत्रीय संशोधन करना कोई चाहता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहता है, तो एक संभावना ये है कि अगर वो व्याकरण का अध्ययन करे, तो मैं आगे आपको विषय भी दूंगा किस विषय पे वो संशोधन कर सकता है। तो व्याकरण का अगर अध्ययन करे, तो व्याकरण की दृष्टि से आयुर्वेद का विश्लेषण वो कर सकता है, आयुर्वेद के औषधियों का विश्लेषण कर सकता है। क्योंकि मैंने एक वैद्य से सुना है, मैंने जिनका नाम आरंभ में लिया था, प्रोफेसर निरंजन राव जी, वो कह रहे, वो संस्कृत के भी विद्वान हैं, वो कहते हैं कि कषायों में, जैसे इसके बारे में मैंने कोई संशोधन किया नहीं है, पर उनके ही वाक्य हैं, क्योंकि वो खुद एक वैद्य हैं और संस्कृत के विद्वान हैं। वो कह रहे थे कि जैसे ही आप व्युत्पत्ति को बदल दें, जैसे ही आप अब कषायों में जो शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द की व्युत्पत्ति को बदल दें, तो उस व्युत्पत्ति के बदलने पर अलग औषधि बन जाती है, और जब औषधि बदल जाती है, तो उससे कई लोगों के रोगों का निदान भी देखा गया है। तो ऐसा संशोधन हुआ है क्या, मैंने ये प्रश्न उनसे किया, तो उन्होंने कहा ऐसा संशोधन नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इस संशोधन को करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, जो कि छात्र आजकल के आयुर्वेदिक छात्रों में व्याकरण का ज्ञान, क्योंकि ये उनका दोष नहीं है, व्याकरण उनके सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए व्याकरण का ज्ञान पाते नहीं। पर अगर संशोधन करना चाहता है कोई, तो आयुर्वेद का ज्ञान तो उसके पास है ही। अगर वो व्याकरण के, आजकल तो ये भी एक प्रावधान है कि आप लोग न कि आयुर्वेद गाइड के साथ, आयुर्वेद मार्गदर्शक के साथ साथ आप लोग एक को गाइड भी अपने लिए नियुक्त कर सकते हैं। अगर को गाइड व्याकरण क्षेत्र का होगा, तो वो उस को गाइड की सहायता से, उपमार्ग निर्देशक की सहायता से आप ऐसा संशोधन अवश्य कर सकते हैं। तो ये एक संशोधन का एक रास्ता है। जैसे कषाय 50 से अधिक कषाय दिए गए हैं, तो सभी की व्युत्पत्तियों को अगर देखा जाए, तो ऐसा, और उसका एप्लीकेशन किया जाए, उसका उपयोग में लाया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, तो उस प्रयोग से क्या रिजल्ट आता है, इसका परीक्षण कर सकते हैं। एक बात तो सत्य है कि आयुर्वेद की औषधियों में साइड इफेक्ट, मतलब घोर साइड इफेक्ट तो कोई होता नहीं, या तो उष्णता बढ़ जाएगी या तो शीतलता बढ़ जाएगी। तो प्रयोग करने में ये बात अलग है कि आप मरकुरी वगैरह का उपयोग ना कर रहे हैं, बाकी सस्यों के उपयोग से तो ऐसी हानि होना तो प्रायः असंभव के बराबर है। कुछ होंगे इधर उधर जिसकी वजह से वो समस्याओं को मन में रखते हुए ही आप प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद के साथ दर्शन शास्त्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद 3 दर्शनों को साथ में लेकर, आयुर्वेद 2 दर्शनों को अपनी पृष्ठभूमि में रखती है। आयुर्वेद का निर्माण कुछ कहते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार हुआ है, और कुछ वैशेषिक दर्शन के अनुसार हुआ है। तो फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, इस पर चर्चा बहुत ही कम हो रही है। हाँ, उसको पढ़ाया जाता है, पर उसका अनुसंधान की दृष्टि से उसका प्रयोग अल्प होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। और ऐसे कई अलग क्षेत्र हैं, जैसे एलोपैथी के तो साथ आप उसका अनुसंधान कर सकते हैं, होम्योपैथी के साथ। आजकल तो होम्योपैथी वाले भी आयुर्वेद के औषधियों को होम्योपैथी का रूप देकर, मतलब होम्योपैथी के मतलब डाइल्यूशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी आयुर्वेद साथ साथ चलते हैं बोल के कहा जाता है। एक उदाहरण के लिए, होम्योपैथी में भी अश्वगंधा और ब्राह्मी
तुलसी, इन्हीं सभी ऐसे कई 100 से अधिक 100 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों को होम्योपैथिक डाइल्यूशन के रूप में आजकल उपयोग किया जा रहा है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो ये भी एक अनुसंधान का क्षेत्र रहा है। अब क्यों इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का मुख्य महत्व क्या है? मैं इस पे ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये सब आप जानते ही होंगे। एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चय, एक ये सुश्रुत संहिता का ही श्लोक है। ये इसलिए मैंने कहा कि आप लोग इस श्लोक को जानते ही होंगे। जो मनुष्य एक शास्त्र को, सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र को ही पढ़ूंगा, किसी और शास्त्र का ज्ञान मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा अगर कोई कहता है तो अवश्य वो शास्त्र का ज्ञाता कभी नहीं बन सकता। एकम शास्त्र मधीयानो न विद्या शास्त्र निश्चय, शास्त्र 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 क्या कहना चाहता है, इसके तात्पर्य को वो कभी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए जो चिकित्सक, जो वैद्य बनना चाहता है, उसको अवश्य ही कई शास्त्रों का ज्ञान पाना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा, आयुर्वेद शास्त्र का फिलॉसफी या दर्शन जो है वो सांख्य या वैशेषिक, इन दोनों का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। ऐसे कई शास्त्र हैं जिनके ज्ञान के बिना आप अगर आयुर्वेद शास्त्र पढ़ते भी हैं तो अपूर्ण है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे स्किप करता हूँ, ये भी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि समय अभी हो रहा है, कुछ समय आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर के लिए भी देना है। तो विषय था पॉसिबल रिसर्च एरियाज इन आयुर्वेद। क्या अब इतना सब सुनने के बाद रिसर्च एरिया आप खुद ही ढूंढ सकते हैं? फिर भी कुछ अंश मैं लेके आया हूँ जिसपे आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की व्युत्पत्त्यात्मक अध्ययन। व्युत्पत्तियां मैंने अभी कहा था ना, कषायों की कई व्युत्पत्ति संभव है, औषधियों की कई व्युत्पत्ति संभव है, सस्यों की कई व्युत्पत्ति संभव है, औषधियों की कई व्युत्पत्ति संभव है। तो इन व्युत्पत्तियों को, एक पूरे आयुर्वेद की व्युत्पत्तियों को हमें अनुसंधान करूंगा एक अनुसंधान 4 या 5 साल में, वो ये असंभव है। किसी एक अंश को लेकर उस पे व्युत्पत्ति मतलब व्याकरण आधारित अनुसंधान अगर करेंगे तो वो एक अत्युत्तम संशोधन होगा। आप इसमें थियोरेटिकल रिसर्च भी कर सकते हैं, सिर्फ अनुसंधान करके व्याकरण की दृष्टि से आप अनुसंधान करके रख दीजिए। ऐसा कोई और आएगा जो उसी आपकी रिसर्च को लेकर उसमें आगे का रिसर्च करेगा, एप्लीकेशन पार्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप ही सब विषय आप ही कर लें, ऐसा थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है 4 या 5 साल के रिसर्च में। ठीक है, अगला विषय ये हो सकता है क्लिनिकल स्टडी ऑफ कषाय। हाँ, ये उसी विषय का, ये तो उसका मतलब एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैं ऊपर वाले विषय का। दूसरा विषय ये होगा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट हर्ब्स थ्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल रिसर्च। ये हुआ 19वीं मतलब 20वीं शताब्दी के अंत में। ये देखा गया है कि नीम, हरिद्रा वगैरह का पेटेंट विदेशी अपने नाम पे करना शुरू कर दिया, विदेशियों ने। यद्यपि वो बाद में बहुत विवाद हुआ, उस विवादों के बाद नीम वापस हमारे देश के पेटेंटशिप में आ गया है, पर हमने ये अवसर दिया ही क्यों है उन लोगों को कि वो लोग इसे अपना पेटेंट बना लें? इसका कारण ये रहा है कि हमने कभी संशोधन किया ही नहीं। हमने कहा आप तो उपदेश है, ठीक है, आप तो उपदेश है ना, हम लोग इसका उपयोग करते रहेंगे। अब पेटेंट करने से हमारी, अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं अच्छा पेटेंट कर लिया, इससे हमें क्या जा रहा है? इससे हमारा सारा धन उनकी उनकी तरफ जा रहा है। हम अगर इसका उपयोग करते हैं, नीम का उपयोग हमारे देश में करते हैं किसी औषधि के निर्माण के लिए, तो विदेशी जो इस विषय में जिन्होंने पेटेंट बना रखा है, वो इसका पूरा क्रेडिट वो पाएंगे। अब जो भी औषधियां बनाए नीम से, उसका जो धन आप अर्जित कर रहे हैं, उसका एक अंश वहां चला जाएगा। ये पेटेंट का फायदा हो, तो इसका फायदा वो उठा रहे थे। जबकि ये नीम जो है, हम लोग हमारे ग्रंथों में भी नीम का उल्लेख है, हम लोग इसको कई सदियों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो बाद में नीम हमारे देश का पेटेंट बन गया, ये बात अलग है। पर अभी भी कई ऐसे सस्य हैं, आयुर्वेद में कई ऐसे सस्य हैं जिनका रिसर्च आप आधुनिक लैबों में कर सकते हैं। लैबों में करके
आप उसमें दिखा सकते हैं कि क्यों आयुर्वेद में इस सस्य को इतनी महत्ता दी गई है। तो ये भी एक रिसर्च हो सकता है, पर सारे सस्य मत लीजिए, कुछ सस्यों को लेकर उस पर रिसर्च कीजिए, उस पर एप्लीकेशन में लाइए। ये एक पीएचडी का विषय हो सकता है। और आजकल का समाज ऐसा है कि सभी लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे आयुर्वेदिक जीवन शैली कोई कठिन नहीं है। जब हम स्वस्थ वृत्त देखते हैं या दिनचर्या अध्याय देखते हैं या ऋतुचर्या अध्याय देखते हैं, तो उन अध्यायों में जो विषय वर्णित वर्णित किया गया है वो इतने सरल हैं कि दैनंदिन जो हमारी हमारे हम जो दैनंदिन में छोटे मोटे परिवर्तनों से हम उस जीवन शैली को अपना सकते हैं। पर ये विषय लोग जानते नहीं। बाहर से जब हम आयुर्वेद को देखते हैं, जब लोग बाहर से आयुर्वेद को देखते हैं, वो घबरा जाते हैं कि आयुर्वेद बहुत कठिन है, आयुर्वेद जीवन शैली बहुत कठिन है। अब लोगों को ये कौन समझाए कि आयुर्वेद जीवन शैली कोई कठिन नहीं है? तो उसके लिए एक रिसर्च चाहिए। आप लोगों को 2 ग्रुप बनाने हैं। ये एक ऐसे रिसर्च आजकल आधुनिक क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है। 2 ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें एक ग्रुप को पूरी तरह से आयुर्वेदिक शैली से जीवन जीने के लिए उनको छोटा-छोटा परिवर्तन उनको समझाए जाते हैं। और दूसरा ग्रुप होता है जो कभी आयुर्वेदिक जीवन शैली को नहीं अपनाता है। इन दोनों में क्या परिवर्तन देखा गया है? ऐसा सब अनुसंधान आप कर सकते हैं और उस अनुसंधान के द्वारा आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा आप समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाना, पर जीवन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनाएं। तो वो एक रास्ता है जहाँ आप समय के अनुसार कि आप इतने समय आपको उशफ पान बोल के जो बोलते हैं, उसके लिए कितना वक्त लगता है मनुष्य को पानी पीने में? 2 से 3 मिनट। ये प्रयोग मैंने अपने साथ और अपने छात्रों के साथ किया है। यद्यपि इसे पब्लिश नहीं किया है, पर इस प्रयोग को मैंने अपने छात्रों के साथ और अपने साथ किया है। मैंने ये प्रयोग करके देखा है कि पानी पीने में कितना वक्त लगता है उशफ पान के लिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर बहुत मंद गति से पी रहे हो तो 5 मिनट लगेगा। अगर शीघ्र गति से पी रहे हैं तो ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगता। तो उशफ पान क्यों नहीं कर रहा है मनुष्य? मनुष्य बोल रहे हैं कि उशफ पान में वक्त लगता है, इसलिए हम उशफ पान नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है उशफ पान। ऐसे मतलब अगर आप समय को देखते हुए आप खुद समय का निर्णय करते हैं और उस समय के हिसाब से कितना वक्त लगता है इसको एप्लीकेशन करते हैं, तो वो एक शोध विषय हो सकता है। Examination of medical and Ayurveda explanation in non-Ayurveda literature such as Vedas, Puranas, Samhitas। अब आयुर्वेद भिन्न शास्त्रों में भी आप लोग आयुर्वेद के विचारों को देख सकते हैं। उसका अन्वेषण करके उसको अप्लाई करके देखिए, क्या जो उन्होंने कहा है वो सत्य है या सिर्फ ये एक कथा मात्र है। अगर कथा मात्र है तो ये सिर्फ कथा मात्र है, सिर्फ लोगों को आ, आ, उस मतलब कुछ सिखाने के लिए इस कथा में उसका उसको जोड़ा गया है। या अगर उसमें से आप उसको देखकर अगर आपको लगता है हाँ इसमें प्रयोजन है, आपने अप्लाई करके देखा इसमें प्रयोजन है, तो बताइए हाँ इस कथा में जो ये आयुर्वेद का विषय जोड़ा गया है ये बहुत प्रयोजनकारी है, इसको हम जीवन में इसको हम आयुर्वेद क्षेत्र में ला सकते हैं। तो ये भी एक अत्युत्तम रिसर्च का शोध का संशोधन का क्षेत्र हो सकता है। और आजकल लोग जल्द से ठीक होना चाहते हैं, चुटकियों में ठीक होना चाहते हैं। तो इसके लिए रास्ता बताइए। आयुर्वेद में क्या चुटकियों में ठीक होने का रास्ता है? नहीं है तो ढूंढिए। ये भी एक शोध का रिसर्च हो सकता है, क्योंकि रस्टॉक्स बोल के एक औषधि है इसमें, रस्टॉक्स मैग्नीशियम बोल के इसमें होम्योपैथी में औषधियां झट से ठीक हो जाता है। अब ये पत्थर चट्टा जो हम बोलते हैं, किडनी स्टोन के लिए पत्थर चट्टा जो बोलते हैं, उसमें उसका रस निकाल, उसका सार निकाल के होम्योपैथी में एक औषधि, मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने होम्योपैथी का अध्ययन किया है और कुछ लोग मेरे उससे औषधियां भी लेते हैं। तो मेरे पास कुछ ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे पास 4 से 5 लोग किडनी स्टोन वाले आए, बहुत पीड़ित थे वो, एलोपैथी औषधियां ले लेके थक चुके थे, कोई प्रयोजन नहीं हो रहा था।
तब मैंने उनको एक पत्थर चट्टा का एक्सट्रैक्ट किया हुआ, पत्थर चट्टा का सारभूत जो बर्बरस वल्गरिस बोल के एक औषधि है, उसको मैंने एक बार पिलाया। झट से जो दर्द था, वेदना थी, वो निकल गई। उसके बाद 1 सप्ताह तक कंटिन्यू किया, पूरी तरह से किडनी स्टोन उसके पेट से निकल गया। तो पत्थर चट्टा का किस तरह दिया जाए आयुर्वेद में, जिससे कि वो मनुष्य किडनी स्टोन से झट से छुटकारा पाए। ऐसे कई औषधियां हैं आयुर्वेद में जिसको हम जानते हुए भी कभी कभी अनजान हो जाते, तो उनको लाइए। सिर्फ उसी उद्देश्य से रिसर्च कीजिए कि ऐसे औषधियों को बाहर लाएं जिससे लोग जल्द ठीक हो जाएं। तो क्यों नहीं लोग आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, तो लोग इसी तरफ आए, क्योंकि हम तो भोजन ही कर रहे हैं, आयुर्वेद का औषधियां ले रहे हैं मतलब भोजन कर रहे हैं। और ये तो विषय एलोपैथिक ड्रग के साथ कैसे आयुर्वेदिक ड्रग एलोपैथिक, आयुर्वेद एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आजकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो आयुर्वेद उसमें कैसे सहायता कर सकता है। मैंने यहाँ हमारे डॉक्टर प्रसाद बोल के एक विद्वान है हमारे यहाँ केरल में, वो ऐसे विषयों पे शोध कर रहे हैं। तो ये भी एक शोध का क्षेत्र, ये इंटरडिसिप्लिनरी होगा, आपको इसके लिए साइकोलॉजी शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। एपिडेमिक्स एंड आयुर्वेदा, ये एक मुख्य क्षेत्र है। बार बार ये एपिडेमिक्स तो आते ही रहेंगे। अब कोरोना आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, अब और क्या क्या आएगा पता नहीं, कुछ ना कुछ आते रहता है। हर समस्याओं के लिए सिद्ध रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ इसमें हमारी सहायता करेंगे? तो करेंगे तो कैसे? अब आयुर्वेद में एक जनपदोध्वंस बोल के एक अधिक प्रकरण तो है, पर उसमें ज्यादा उस विषय में उसमें चर्चा नहीं की गई, औषधों की दृष्टि से उसमें चर्चा नहीं, तो वो चर्चा आप शोध के द्वारा ला सकते हैं। हम इसके बाद तो आइडिया लोडिंग आप लोग सोचिए, और विषय आप खुद ला सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मुझे ये अवकाश देने के लिए कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का और मेरे मित्र प्रवर यदुवीर शास्त्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। अब अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, जितना मैं जानता हूँ उस ज्ञान के आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। अगर उत्तर नहीं जानता हूँ तो मैं उस प्रश्न को लिख लूंगा, बाद में उसका उत्तर पाकर मैं यदुवीर शास्त्री जी को भेज दूंगा। श्री डॉक्टर विनायक रजत भट्ट महोदय जी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने जो अंतिम में 5-6 बिंदु रखे, मैंने आयुर्वेद शास्त्रीय अनुसंधान से संभावना में, वो मुझे लगते हैं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे जो आयुर्वेद के शोधार्थी हैं। उन्होंने जो आपको एक तरह से उन्होंने 5-6 टॉपिक्स बता दिए कि आप इन इन विषयों में शोध कर सकते हैं। और एक चूंकि ये कक्षाएं एक मार्गदर्शक के रूप में आयोजित की जा रही हैं, 1 घंटा में आपको पूरा कोई शास्त्र तो नहीं बता सकता है, फिर भी इन्होंने जो एक हमें रास्ता दिखाया है कि इन इन विषयों पर शोध कर सकते हैं, ये हमारे लिए, हमारे शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा। और जो आजकल के जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, जो एपिडेमिक्स के बारे में उन्होंने चर्चा की कि अभी कोरोना है, फिर क्या क्या ओमिक्रॉन वगैरह है, तो इनके विषय में चर्चा शास्त्र में है लेकिन व्यापक रूप से नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत कहीं कोई चर्चा है, तो इन विषयों पर भी शोध, जो आयुर्वेद शास्त्र के शोधार्थी हैं उन्हें इसमें आगे आना है, क्योंकि आयुर्वेद विषय में शोध की बहुत आवश्यकता है। बहुत कम मायने में शोध हो रहे हैं आयुर्वेद में, हो भी रहे हैं तो वो केवल माने उपाधि प्राप्ति के लिए है। वो एक जो बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने कुछ आयुर्वेद पे जरूर काम किया है। हरिद्वार में जो बालकृष्ण जी हैं, वहाँ वो कुछ शोध करवाते हैं। तो कुल मिलाकर के विनायक जी ने जो विषय वस्तु प्रस्तुत की है, और एक इन्होंने नई दिशा दिखाई। मैं सुन रहा था कि शोध के दौरान जो अनुबंध चतुष्टय की इन्होंने चर्चा की, उसका पालन प्राय नहीं होता है। माने अधिकारी कौन है,
उसका विषय क्या होना है, संबंध क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा, ये जो 4 कंपोनेंट्स थे ये बहुत जरूरी है। मैंने भी शोध किया था तो इस पे ध्यान नहीं दिया था कि लेकिन ये अद्भुत आपने बात बताई है कि जो विषय, अनुबंध, अधिकारी और प्रयोजन, इन 4 चीजों को ध्यान में रख करके अगर शोध करेंगे तो मुझे लगता है वो अद्भुत होगा। तो जो मैंने इनसे सीखा ये बहुत ही अद्भुत उन्होंने, हालांकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की जाती है, लेकिन जब हम लोग शोध करते हैं तब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बहुत ही विनायक जी को बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने समय निकाला और हमारे शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। कश्चिदस्ति किमपि प्रष्टुमिच्छति, एकवारं वीर तस्य। सनातन पूर्णेंदु राव जी, आप पूछ सकते। पूर्णेंदु, नहीं नाम दिखाई दे मैं रहा। उन्हें अनम्यूट कर देता हूँ। रोशन कुमार झा कुछ पूछना चाह रहे हैं। रोशन जी। सर प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। बहुत ही सुंदर कक्षा रही सर, धन्यवाद। बहुत ही एंजॉय किए हम लोग। एंजॉय किए? व्हाट इज दिस एंजॉय? हेलो, हाँ, यदुवीर सर, मेरा अटेंडेंस नहीं बना है उस दिन का सर। उपस्थिति के लिए आप मैडम साधना से संपर्क करेंगे। मैंने मैसेज किया था, उनको रिप्लाई नहीं आया सर। हाँ, तो आप उनसे संपर्क करें, वही इसका समाधान करेंगी। मैडम है यहाँ पर जुड़ी हुई है, मैडम साधना मैडम है ना, उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक ठीक। एक सेकंड। पहले विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो ले लेते हाँ, हैं। विषय से संबंधित कोई प्रश्न है क्या आप किसी के पास? और कौन था? शायद वीर सनातन पूर्णेंदु अच्छा अच्छा, के ठीक है। विद्वान है यहाँ, हाँ, उनको मैं वीर और सनातन। हाँ सनातन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। सनातन जी सुन पा रहे हैं? शायद ठीक है, उनका प्रश्न बाद में लेंगे। पंकज हाँ, कुमार ओके मिश्र ओके। जी बहुत और देर से कोई, हाथ उठा के खड़े हैं। और कोई था क्या? हाँ, पंकज हेलो। कुमार मिश्र जी। हाँ साधना मैम, आप थोड़ा अनम्यूट हो जाएंगे, कुछ पूछ रहे थे। रोशन जी।